वेलकम स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में जो फ्लोरिकल्चर ट्रेड चल रही है उसके हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी है ना। तो चलिए हम देखते हैं आज की क्वेश्चन। पहला टॉपिक जो अपन ने पढ़े थे चाइना एस्टर, उसमें चाइना एस्टर में आपको पूछ सकता है कि भाई चाइना एस्टर की पिचिंग की परिभाषा बताइए, है ना। चाइना स्टर में पिचिंग क्यों की जाती है और पिचिंग क्या होती है ना। पिचिंग चाइना स्टर में रोपाई के लगभग 30 दिन बाद करते हैं। कितने दिन बाद करते हैं? 30 दिन बाद करते हैं। ऊपरी हिस्से को क्या करते हैं हम, एक छोटा सा कट लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की कार को तने से अलग कर देते हैं। जैसे कि ये पौधा है, जैसे कि ये पौधा है ना, ये पौधा है। तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं इतनी जगह से। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पिचिंग, है ना। पिचिंग क्या होता है? रोपण करने के 30 दिन बाद और 1 से 2 सेंटीमीटर का जो पौधा रहता है उसको हम कटिंग कर देते हैं। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे पिचिंग को। अब आगे बढ़ते हैं हम। पूछ सकता है आपको चाइना एस्टर की 5 किस्म बताइए, है ना। बहुत ही सरल सरल यहाँ किस्म लिखी हुई है, जैसे कामिनी, पूर्णिमा, फूले गणेश पिंक, फूले गणेश पर्पल, फूले गणेश वाइट। मैंने आपको पूरा फुल चाइना एस्टर की डिटेल से समझाया हुआ है, वीडियो भी है, बैक में आप जाकर देख सकते हैं, है ना। चाइना एस्टर को पूरा समझाया है। तो ये यदि चाइना एस्टर को वहाँ से समझे हो आपने तो ये आसान है आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं चाइना एस्टर का प्रवर्धन। प्रवर्धन भी पूछ सकता है आपको कि चाइना एस्टर का प्रवर्धन कैसे होता है। तो जो एस्टर के पौधों को बीज के माध्यम से व्यावसायिक रूप से प्रसारित किया जा सकता है। काय के माध्यम से? बीज के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। और 1 हेक्टेयर में रोपण के लिए कितना बीज लगेगा? 1.5 से 3 किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता होगी, जिसे पहले नर्सरी में बोया जाता है, फिर क्या करते हैं, खेत में अपन प्रत्यारोपण करते हैं, है ना। तो बीज के माध्यम से इसको प्रसारित करते हैं। देख लिया आपने किस माध्यम से? बीज के माध्यम से करते हैं। और कितना बीज लगता है 1 हेक्टेयर में? 2.5 से 3 kg आपको बीज लगेगा। ठीक है, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। पूछ सकता है गुलदाउदी के वानस्पतिक प्रवर्धन के बारे में आपको, है ना। गुलदाउदी के वानस्पतिक प्रवर्धन, व्यावसायिक रूप से गुलदाउदी का प्रवर्धन सर्कस के और टर्मिनल कटिंग के माध्यम से किया जाता है। सर्कस जो रहते हैं ना उनके माध्यम से करते हैं। लेकिन नई किस्म के विकसित करने के लिए आपको बीजों का उपयोग करना पड़ेगा। बीजों के माध्यम से अगर नई किस्म उगाना है तो बीजों के माध्यम से, नहीं तो फिर आप सर्कस और टर्मिनल के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से गुलदाउदी का क्या कर सकते हैं? प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बहुत आसान है। प्रवर्धन से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, ध्यान देंगे आप। और आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे 1 से 2 बार, तो आपको यहाँ से भी पढ़ लिया आपने तो बहुत ही अच्छे से सुविधा जाने वाली है आपको। एमपी क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो जाएंगे, है ना। तो आप क्या करें कि यहाँ से 1 या 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। गुलदाउदी में डिसबडिंग क्या होता है ये पूछ सकता है। डिसबडिंग फूलों की संख्या और आकार को नियंत्रित करने के लिए पार्श्वकलिकाओं को हटाना डिसबडिंग कहलाता है। क्या करता है? पार्श्वकलिकाओं को हम हटा देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसबडिंग। हम गुलदाउदी में स्टेकिंग के बारे में समझाइए, है ना। देखिए बच्चों, स्टेकिंग आप बहुत सारे फूलों में हम स्टेकिंग करते हैं ना। तो ये नहीं है कि आप गुलदाउदी की ही स्टेकिंग पढ़ रहे हैं, आप पूरे फूलों की स्टेकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए, है ना। तो स्टेकिंग किसे कहते हैं? स्टेकिंग में क्या होता है, हम पौधों को सहारा देते हैं। क्या देते हैं? सहारा। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहाँ से छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन को, है ना। पौधों को सहारा देने के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसे स्टेकिंग कहते हैं। इस टाइप से क्या करते हैं, लकड़ी के डंडे लगा देते हैं और तार के माध्यम से तार लगाकर कस देते हैं, या आप केन के माध्यम से भी कर सकते हो। तो फिर सहारा जो पेड़ों को दिया जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेकिंग कहते हैं, उसे स्टेकिंग कहते हैं। गुलदाउदी में पौधों को सीधा उचित आकार में रखने के लिए, एक तो सीधा रखने के लिए, सहारा देने के लिए, पौधों को गिरने से रोकने के लिए, और लंबी किस्म का उपयोग कर रहे हैं हम, तो स्टेकिंग बहुत ज़्यादा आवश्यक यहाँ हो जाता है। आमतौर पर यह संरचना बाँस या लकड़ी या मोटे तार से बनाई जाती है ना। मैंने आपको बताया ना,
लकड़ी के डंडे का उपयोग करते हैं और तार का उपयोग करते हैं इसके लिए, है ना। स्टेकिंग का कारण पौधा क्या करता है, गिरने से बच जाता है और लगे हुए सुरक्षित रहते हैं, है ना। पौधों की वृद्धि निरंतर होती रहती है। क्या होती है, पौधों की वृद्धि निरंतर होती रहती है। तो ये फ़ायदा है स्टेकिंग से, क्या क्या हम सहारा देते हैं इसको, हैं। उसके बाद में ये सीधा उचित आकार से जाता है, गिरने से बचता है और लंबी किस्मों के लिए स्टेकिंग उपयोगी होती है। तो ये स्टेकिंग जो है आपको बहुत सारे फूलों में पूछा जाता है, तो आपको लिखना है ना। स्टेकिंग किसे कहते हैं, आपको छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ट्यूबरोज के रोपण को समझाइए। आपको बहुत सारी फूलों का रोपण के बारे में पूछ सकता है। ट्यूबरोज मतलब कि रजनीगंधा, है ना। ट्यूबरोज के रोपण के लिए खेत को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे और 30 × 30 सेंटीमीटर या 40 × 40 सेंटीमीटर पर लगा सकते हैं हम इसको। ठीक है, आमतौर पर इसकी जो गहराई रखते हैं वो 4 से 8 सेंटीमीटर रख सकते हैं। आप इतना सॉलिड परिभाषा भी आप लिखते हैं तो आसानी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो 3 नंबर में अधिकतर देखे जा सकते हैं, है ना। तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ लें। अब हम देखते हैं ट्यूबरोज की कटाई कब और कैसे करें। ट्यूबरोज मतलब रजनीगंधा की हम कटाई कब और कैसे करें। ट्यूबरोज में रोपण के 3 से 4 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाता है ना। स्पाइक्स काटने की आदर्श अवस्था होती है। तब क्या कर सकते हैं, जब फूलों की पहली जोड़ी पूरी तरह से खुली हो, फूल आना चालू हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, तुड़ाई सुबह और शाम के ठंडे मौसम के दौरान आप क्या करेंगे, इसकी कटाई कर सकते हैं ट्यूबरोज की, है ना। तो ये बच्चों, ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है आपको ग्लेडियोलस की कटाई को समझाइए। ग्लेडियोलस में पुष्पक वैकल्पिक रूप से लंबे पतले स्पाइक्स पर पैदा होता है। इन स्पाइक्स को कटे हुए फूलों के लिए काटा जाता है ना। ग्लेडियोलस के जो स्पाइक्स हैं उनको कटे हुए फूलों के लिए क्या करते हैं, काटते हैं। ये भी पूछ सकता है आपको। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, निम्नलिखित पोषक तत्वों की कमी के लक्षण क्या हैं, है ना। मतलब कि जो फूलों की जब खेती कर रहे हैं आप, तो ये जो पोषक तत्व हैं, ये इनकी यदि कमी हो गई है आपके खेतों में, तो क्या क्या यहाँ आपको लक्षण मिलेंगे। जैसे कि आप नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, तो नाइट्रोजन की यदि कमी हो रही, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों की निचली पत्तियाँ हल्के हरे से पीले रंग में बदल जाती हैं। ठीक है, हल्के हरे से पीले रंग में बदल जाती है, नाइट्रोजन की यदि कमी हो गई तो। उसके बाद देखेंगे फास्फोरस, बात कर लेते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस की कमी से पौधों की पत्तियां गहरी लाल से बैंगनी रंग में बदल जाती हैं, है ना। फास्फोरस की कमी होगी तो। और यदि पोटास की कमी हो गई है, तो पोटास की कमी में देखेंगे पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं। किनारे से पत्तियां सूखने लगी हैं, समझ लेना आप, पोटेशियम की, पोटास की कमी है ना। इसके बाद में देखेंगे बोरान, पौधों में बोरान की कमी होने से पत्तियों के हल्के हरे रंग के साथ साथ उनके मुड़ने के साथ साथ टर्मिनल कलियों की मृत्यु होने लगती है। ऊपर से जो टर्मिनल कलियां हैं सूखने लग जाती हैं ना। तो बोरान की कमी हम कह सकते हैं उसको। इसके बाद में देखते हैं हम जिंक की कमी। यदि जिंक की कमी पौधे में हो गई है, तो पौधों में जिंक की कमी होने पर सिरों पर और सिराओं के बीच ऊतक मर जाते हैं, है ना। जिसके कारण पौधा रंगहीन हो जाता है। ये चीज़ें आप देखेंगे। तो देख पा रहे हैं आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोरान और जिंक की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये पूछ सकता है आपको, टिप्पणी में पूछ सकता है कि किस पोषक तत्व की कमी से, कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं ना। पूछ सकता है आपको गुलाब के संवर्धन की प्रक्रिया को समझाइए, है ना। गुलाब के जो संवर्धन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, पूछ सकता है। गुलाब में एक तो बीज द्वारा, कटिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, बडिंग और सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से प्रवर्धित किया जा सकता है, लेकिन व्यावसायिक रूप से केवल टी या उपयुक्त रूट स्टॉक पर सील्ड बडिंग के माध्यम से क्या करते हैं, इसको प्रवर्धित करते हैं। अब पढ़ लेते हैं सबसे पहले बीज के माध्यम से। यह आमतौर पर नई किस्मों को विकसित करने के लिए क्या करते हैं, तो देखे होगे आपने, फूलों की नई किस्मों को विकसित करने के लिए आप बीजों का ही उपयोग करते हैं ना। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जड़ कलम। गुलाब की कुछ
प्रजातियों का प्रवर्धन जड़ कलम के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर यह व्यवहार में नहीं किया जाता। ठीक है। फिर देखते हैं हम सर्कस के माध्यम से। सर्कस के माध्यम से भी गुलाब का प्रवर्धन कुछ प्रजातियों में किया जाता है ना। फिर तना कलम, इस विधि के द्वारा अधिकांश गुलाब का प्रवर्धन आज के समय में किया जाता है। मानसून के मौसम के दौरान कटिंग की जाती है और 500 से 2000 ppm आई IBA क्या है बच्चों? IBA क्या है? जड़ों को बढ़ाने के लिए ये वाला हार्मोन डाला जाता है ना। जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? IBA हार्मोन डाला जाता है ना। ठीक है। इसके बाद में देखना है, एक IMP क्वेश्चन है, गुलाब की प्रमुख कीट प्रबंध। देखिए, गुलाब में जो कीट होते हैं, कीट पतंग और रोग, तो आप ये मान के चलिए गुलाब में ही नहीं, बहुत सारे फूलों में ये कीट देखने आ जाते हैं। इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो ये मान के चलिए जो भी क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिख सकते हैं इससे, है ना। तो देखिए, गुलाब के हानिकारक कीट, तो हानिकारक कीट देखते हैं, एफिड्स, थ्रिप्स और लीफ हॉपर्स। मैंने आपको इसके पहले जब वीडियो समझाया था तो उसमें भी मैंने आपको यही कीट बोला था आपको कि याद करना है। बहुत IMP हैं ये, इनको ज़्यादा छोड़ के नहीं आना है। ठीक है। क्या है, बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि छोड़ कर आ जाते हैं, कठिन क्वेश्चन है कीट वाला तो छोड़ के आ गए। नहीं, आपको क्या करना है कि कोई भी फूल के बारे में, कीटों के बारे में पूछे आप, एफिड्स, थ्रिप्स और लीफ हॉपर्स, तो ये क्या है, ये कॉमन है, सभी में होंगे ये। इसलिए आपको क्या कर लेना है, इनको याद कर लेना है। जैसे पहला पढ़ते एफिड्स, यह बड़ी कॉलोनी में एकत्रित होकर नई पत्तियों को क्या करता है, ये नई टहनियों को, के जो सिरे रहते हैं उनको फूलों की कलियों पर आक्रमण करता है, उनकी नींव और वयस्क दोनों पौधों पर हमला करता है ये। ठीक है। तो ये जो नई पत्तियाँ और टहनियों, सिरों, फूल कलियों आदि को क्या है, आक्रमण करता है इसमें। ठीक है। तो ये एफिड्स हो गया। उसके बाद थ्रिप्स की बात करते हैं, ये क्या करता है, यह ज़्यादातर पत्तियों के नीचे और फूलों की कलियों से पौधों का रस चूसता है ना, जिससे चांदी जैसा निशान या पैंच निकल जाते हैं। उनके संक्रमण से पत्तियां और कलियों में विकृति आ जाती है ना। थ्रिप्स भी बहुत खतरनाक है, थ्रिप्स होने से भी पौधे को बहुत नुकसान हो जाता है। इसके बाद में आगे तीसरा देखते हैं, लीफ हॉपर्स। लीफ हॉपर्स में याद कर लेंगे आप, यह लगभग 3 मिलीमीटर लंबे पीले पीले कीड़े हैं। पत्तियों के नीचे की ओर से उन्हें देखा जाता है ना, लीफ हॉपर्स। तो ये तीन एफिड्स, थ्रिप्स और लीफ हॉपर्स भी आप लिखते हैं तो बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। इसके बाद कीट हो गए, कीट के बाद में हम देखते हैं रोग। बात कर लेते हैं रोगों की। तो गुलाब के प्रमुख रोग, डाइबेक हो गया, स्टेम ब्लाइट हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप 3 रोगों को भी याद करते हैं तो बहुत लाभकारी होगा। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि बहुत सारे फूलों में आपको रोग और कीट पूछा जा सकता है, तो यहाँ से भी आप इतना भी याद करते हैं तो आसानी से लिख सकते हैं ना। तो डाइवेक को देख लेते हैं, यह विभिन्न रोग जिनको अ, आक्रामक का एक लक्षण है, जहाँ गुलाब के पौधों में ऊपर से नीचे की ओर सड़ना शुरू हो जाता है ना। ऊपर से नीचे की ओर क्या है, सड़ना शुरू हो जाता है ये। इसके बाद स्टेम ब्लाइट की बात करेंगे, तो स्टेम ब्लाइट में क्या होता है, यह रोगजनक पौधों के आधार पर या कहीं और किए गए घाव के माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है। इसके संक्रमण के कारण तने पर बैगनी बैगनी और काले रंग की क्या धब्बे दिखाई देते हैं ना। इसको धब्बा बोलेंगे, ये ढाबा लिख दिया है गलती से, ठीक है, टाइप गलत हुआ है। तो ये धब्बे दिखाई देते हैं बैगनी कलर के। अंत में पौधे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब ब्लैक स्पॉट की बात करेंगे, यह गुलाब की पत्तियों पर फैले हुए बैगनी काले धब्बे होते हैं जिसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं, है ना, और समय के पहले ही गिर जाती हैं। तो ये 3 रोग आप याद कर लीजिए, स्टेम ब्लाइट, ब्लैक स्पॉट और डाइबेक, गुलाब के रोग। और भी जो फूल हैं उनके भी रोग कह सकते हैं इनको। ठीक है, कॉमन बहुत सारे रोग हैं। तो ये क्वेश्चन IMP है। एक जलवायु वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे फूल किन की जलवायु पूछ सकता है।
यहाँ पे देखें ग्लैडियोलस की खेती के लिए जलवायु, तो ऐसे लिखना है आपको, बेहतर प्रदर्शन के लिए ग्लैडियोलस को धूप वाले स्थानों में आवश्यकता धूप की ज़्यादा होती है। यह एक लंबे दिन वाला पौधा है और वानस्पतिक वृद्धि के लिए छोटे दिनों की आवश्यकता होती है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की रेंज में अच्छी तरह से ये क्या होता है, वृद्धि करता है। तो बहुत ही आसान है ये, इसको समझ लेना। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन दूसरे फूलों के बन सकते हैं। देखिए ज़रा, इस अफ्रीका गेंदा और फ्रेंच गेंदा के बारे में आपको पूछ सकता है, गेंदा की जो प्रजाति है ना। तो ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, 3 नंबरों में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक। गेंदे को पिच करना, है ना। गेंदे में पिचिंग करने से अधिक संख्या में वृद्धि, गुणवत्ता बढ़ती है। पिच करना का मतलब, जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, तो क्या करते हैं, पिच करने के लिए आपको इस जगह से क्या करना है, इसको इस जगह से काट देना है, पिचिंग कर देना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पिच करना। 3 नंबर में पूछ सकता है चमेली का महत्व, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। चमेली के फूल और फूलों की कलियों का उपयोग माला, गजरा, बेदी, धार्मिक कार्यों में किया जाता है ना। इसके फूलों से उच्च ग्रेड का तेल बनाया जाता है, चमेली का तेल, है ना। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। पूछ सकता है चमेली का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। भाई, चमेली का प्रवर्धन बीज के माध्यम से करते हैं, परंतु क्या होता है, बीज की जो स्थापना करना बहुत कठिन होता है ना। नई किस्मों को उगाने के लिए हम बीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चमेली का बीज का उपयोग करके हम प्रवर्धित करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, चमेली के फूलों की कटाई का पर चर्चा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे आ सकता है ना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कोसेंड्रा, कोसेंड्रा के फूल का महत्व क्या है। कोसेंड्रा का फूल भारत में खुले फूल उत्पादन में गुलाब, चमेली और रजनीगंधा के बाद कोसेंड्रा का नंबर लगता है, चौथे नंबर पे, है ना। फूल हालांकि बहुत आकर्षक, हल्के और टिकाऊ होते हैं, लेकिन सुगंधित नहीं होते, है ना। ये क्या सुगंधित होने होते, इसलिए इसके फूलों को बालों को सजाने के लिए चमेली के साथ मिश्रित किया जाता है। इसके अलावा या तो अकेले या चमेली के फूलों के साथ माला बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ये सुगंधित नहीं होता, इसलिए थोड़ा कम उपयोग होता है कोसेंड्रा का, और खुले फूल के रूप में खूब उपयोग उसका करते हैं, है ना। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन के रूप में आपको ये पूछ सकता है कि वार्षिक पादप और उनके महत्व को समझाइए, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे अध्याय का ये क्वेश्चन है। जो पौधे, क्या होता है कि जो पौधे अपना जीवन चक्र एक मौसम में, एक वर्ष में के अंदर पूरा कर लेते हैं, है ना, उन्हीं को हम वार्षिक पादप कहते हैं। वे पौधे वार्षिक पादप कहलाते हैं। वार्षिक पादपों को मनोकार्पिक पौधे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे अपने जीवन चक्र प्रक्रिया, जैसे अंकुरण, वृद्धि, फूलना, बीज निर्माण, प्राकृतिक मृत्यु, मतलब कि अपनी वानस्पतिक वृद्धि, कायिक वृद्धि और फूल फल आते तक, ये एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करते हैं। इन्हीं को हम वार्षिक पौधे कहते हैं। बहुत ही आसान है। इनके महत्व की बात कर लेते हैं, तो वार्षिक पौधे बगीचे के विभिन्न रंगों का सुंदर रूप प्रदान करते हैं। इन पौधों में ज़्यादातर लंबी फूल आबादी, एक विस्तृत रंग रेंज, खेती में आसानी, आकर्षक आकार और सामान्य अनुकूलन क्षमता के साथ बड़ी ऊंचाई होती है। इन्हें व्यक्तिगत रूप से या पौधों के साथ सीमाओं में भी क्या करते हैं, क्यारियों में भी हम सीमाओं में भी इनको लगाते हैं। देखे होगे आपने, बहुत सारी जगह में गेंदा लगा देते हैं, खेतों के आसपास गेंदा लगा देते हैं, क्यारियों में लगा देते हैं। ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनका उपयोग हम उपयोग करते हैं, है ना। एक वर्ष में लगा करके इनको काट लिया जाता है ना। और उसी के साथ में एक क्वेश्चन पढ़े हम, बारहमासी पादप क्या होता है। बारहमासी पादपों के महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखें। ये अर्धवार्षिक, वार्षिक दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यह पेड़ जिसमें निरंतर वृद्धि देखी जाती है, वह हरे रहते हैं और उनके पत्ते अचानक नहीं झड़ते हैं, सदाबहार पेड़ कहलाते हैं ना। तो ये क्या पौधे होते हैं जो एक बार लगाने के बाद में क्या है, कई सालों तक चलते हैं, ऐसे सदाबहार पौधे। सदाबहार जो बारहमासी पौधे होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, यह पूरे वर्ष छाया प्रदान करते हैं। थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। यह हर दिन बगीचे को जीवन से भरपूर बनाते हैं। वे कुछ हद तक अपनी वृद्धि को रोक कर फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पत्तियों के नए मुकुट के उत्पादन के लिए ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती।
तो ये कहीं न कहीं ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एक वार्षिक और बारहमासी, है ना? आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पेड़ों का महत्व को लिखिए, हैं? पेड़ों के महत्व को आप लिख लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को तो, है ना? पेड़ लंबे बढ़ने वाले बहुवर्षीय होते हैं, है ना? ये अ, काष्ठीय प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा करके आप पूरा ये किस-किस टाइप से उपयोग इनका हम करते हैं पेड़ों का, है ना? तो बिल्कुल आप पेड़ों के महत्व को लिख सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ बहुत बड़े रूप में लिखा हुआ है। तो इसको मैं अपने स्तर से इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप इसको अपने-अपने स्तर से क्या है पेड़ों के महत्व को लिख सकते हैं, है ना? बेसिक क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर के लिए। पूछ सकता है आपको झाड़ियाँ क्या है? इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है ना? तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, झाड़ियों के प्रकार, सजावटी तने वाली झाड़ियाँ, फूलों की झाड़ियाँ, है ना? एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ये औषधि झाड़ियाँ। उसके बाद एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, आंतरिक पौधों से आप क्या समझते हैं? और इसी को बोलते हैं आंतरिक बागवानी, है ना? आंतरिक बागवानी ज़रा समझें, इसको ज़रा समझा देता हूँ मैं। एक ऐसा पौधा जो अपने पत्ते, फूल या दोनों के लिए सजावटी होता है और घर के अंदर क्या करते हैं इनको पर्यावरण परिस्थिति के संतोषजनक और अच्छी हवा, सुंदरता के लिए हम इसको क्या करते हैं, घर के अंदर हम लगाते हैं, है ना? इसी को हम बोलते हैं आंतरिक बागवानी, आंतरिक पौधा, है ना? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। आंतरिक जो पौधे होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के होते हैं, पत्तेदार पौधे, फूल वाले आंतरिक पौधे, ये 2 प्रकार से इनको परिभाषित कर कौन-कौन से पौधे लगाते हैं, ये पूरे पौधे आपके दिए हुए हैं, ठीक है? तो आज की जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी, तो आपके लिए कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है? तो इस सीरीज़ को 2 बार ज़रूर रिपीट करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।